जबकि उपराष्ट्रपति की प्रेरणा या उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। कहां से लिया? अमेरिका से लिया। ध्यान से समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए होता है। ये पूछता है आपसे, ठीक है ना। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए। तो हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। सर उपराष्ट्रपति की जरूरत क्या पड़ी? राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो उसमें लिखा है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 कहता है कि वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अगर कार्यपालिका का प्रमुख है तो बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सलाह पे वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ये संविधान में कहा। तो सर जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे या मंत्रियों के इशारे पे कार्य कर रहा है। उपराष्ट्रपति क्या काम करेगा? दरअसल वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, उसके कार्य के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं थे। जैसे इनका मेन काम है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करना? पद को संभालना और उसको जो है आगे करना, रिक्त ना रहे पद। लेकिन उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होने के नाते एक विशेष जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दिया गया, जो इनके मुख्य कार्य में से एक है। जैसे यहां आप देखेंगे, आपसे पूछेगा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के पहले अनुच्छेद लगा, जैसे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 कहता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। भारत में एक महान न्यायवादी होगा, आर्टिकल 76 कहता है, ठीक है ना, महान न्यायवादी। तो जिसके लिए आर्टिकल बनाए गए, मैं आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, जिसका नाम अनुच्छेद यानी संविधान में दर्ज कर दिया गया कि ये राष्ट्रपति भारत का होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और ये जरूरी चीज है। अगर संविधान में लिखा तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उपराष्ट्रपति के ही देश चलता रहे, ऐसा संभव नहीं है। संविधान में लिखा गया तो बनाया गया। इससे एक बात आपको समझनी चाहिए, क्या कि उपराष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक पद, जिसके लिए विशेष आर्टिकल संविधान में लिख दिया गया, अर्थात वो भारत के संविधान का संवैधानिक पद माना जाएगा। और जिसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं लिखा गया है वो संवैधानिक पद नहीं माना जाता। ये बात आपको ध्यान रखना। तो पहली बात हमें क्लियर हुई कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। दूसरी बात, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, ठीक। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि पदेन सभापति होगा, किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति। ध्यान से देखिए, अभी आगे आएगा लोकसभा, राज्यसभा। जैसे ही महान न्यायवादी हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद जो आएगा वो लोकसभा और राज्यसभा ही आएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, हमारे देश में 2 सदन चलता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है ना। और इस सदन को चलाने के लिए एक हेड होता है। जैसे आपके पूरे क्लास को चलाने के लिए एक टीचर है और वो टीचर पूरा मैनेज कर रहा है। अगर मैं यहां से चला जाऊं तो सब बच्चे अपने मन से हो जाएंगे, जिसका मन होगा बैठ के पढ़ेगा, जिसका मन होगा किसी दूसरे की चुगलखोरी करेगा, और जिसका मन होगा बैग उठा के चला जाएगा, ठीक। वैसे ही इन दोनों सदन को चलाने के लिए एक हेड होता है, ठीक है ना। तो इसका जो हेड होता है यहाँ के सदस्य चुनते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर, अगर क्लास का मॉनिटर हमें चुनना होगा तो कोई एक व्यक्ति को मैं अपने विशेष अधिकार के द्वारा ये बता दिया कि ये मॉनिटर है, जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही समझिए कि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं वो अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं और अपने अध्यक्ष को बना लेते हैं। वर्तमान में ओम बिरला है, ये ध्यान रखिए। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में उपसभापति चुने जाते हैं, ठीक है ना। कौन चुना जाता है? उपसभापति, ठीक है ना, उपसभापति। और एक होता है मुख्य सभापति या पदेन सभापति, ठीक है ना। तो राज्यसभा में जो उपसभापति चुना जाता है वो विशेष कंडीशन में, जैसे उपराष्ट्रपति नहीं मौके पे मौजूद हैं, कहीं विदेश यात्रा पे गए हैं, किसी देश में उनका क्या है प्रवास हो गया है,
तब उपसभापति जो वहां का राज्यसभा का चुना जाएगा वो पूरा का पूरा सदन चलाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति मौजूद है तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा, जो मेन अध्यक्ष होगा, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पूरा का पूरा राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। इतनी बात समझ में आई। पहले आर्टिकल में कहा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 63 बोलता है। आर्टिकल 64 कहता है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति मतलब राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति करेगा। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये बहुत जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो राज्यसभा को संचालित करने के लिए उपराष्ट्रपति को दिया गया है। ये बात इसमें कहा। आर्टिकल 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होगा तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। मान लेते हैं इमरजेंसी में 1 मिनट के लिए द्रौपदी मुर्मू ने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई या कहीं पे आने जाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति तुरंत पद को धारण करेंगे। ठीक है ना? किस पद को? राष्ट्रपति पद को। तब वो यहां पे कार्य करने नहीं आएंगे। राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति तब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब वो राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए हैं और जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता। अगर मान लीजिए, आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति के मन में लालच आए कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं तो वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा दे दिए तो राष्ट्रपति बनने का अधिकार इनका नहीं रह गया। तब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होगा वो क्या बनेगा? भारत का राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन उसकी सीट यानी राष्ट्रपति जी की सीट कभी भी खाली नहीं हो सकती। तो यही बात कही गई कि अगर मान लीजिए अचानक में राष्ट्रपति का निधन हो गया या राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के हटा दिया गया। अगर राष्ट्रपति अपना पद खाली किया तो देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा और कार्य ही नहीं करेगा वरन राष्ट्रपति की पूरी सुख सुविधा के साथ साथ सैलरी भी वो लेगा। कब तक लेगा? जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे बना रहेगा। जैसे ही नया राष्ट्रपति आएगा वैसे ही उपराष्ट्रपति अपने कार्यक्षेत्र में वापस चला जाएगा। ये बात समझ में आई? तब तक इसका संचालन जो सभापति चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति, वो इसका संचालन करते रहते हैं। तो मैंने आपको 3 बात बताई। आर्टिकल देखिएगा 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति, सभापति का मतलब देखिए, ये जो पदेन शब्द है, पदेन का मतलब ये होता है कि आपको अगर ये पद मिला उपराष्ट्रपति तो आपको यहां पे बताना ना पड़े, आप ऑलरेडी इसके सदस्य आप इसके सभापति मान लिए जाएंगे। ठीक है ना? जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, ठीक, और 1 महीने या 15 दिन बाद आपकी शादी होगी, तो उस शादी के पदेन अधिकारी आप बन जाएंगे। पदेन अधिकारी मतलब दूल्हा आप ही रहेंगे, दूसरा कोई तो बन नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये लोग केवल अपने पद के द्वारा, पदेन जहां शब्द लिखा रहे, इसका मतलब कि कोई पद मिला है उस पद के द्वारा इन्हें डायरेक्ट यहां का अधिकार दे दिया गया। ठीक, तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आपको फंसाने के लिए वो पूछेगा उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, विधानसभा का पदेन सभापति, विधान परिषद का पदेन सभापति। अब आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप गलत करेंगे। आपको ध्यान रखना, राज्यसभा, मैं बार बार बोल रहा हूं राज्यसभा। ठीक है ना? आर्टिकल 65 कहता है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। मतलब यदि राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, इस्तीफा दे दिया, बीमार है या महाभियोग लग गया, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेगा, साथ ही राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और सुविधाएं को भी प्राप्त करेगा। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? 65 तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब उपराष्ट्रपति बनेगा कौन, इसको ध्यान से समझिए। ठीक,
आर्टिकल आपसे कहता है 66 में निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इसको चुना कैसे जाएगा उसको समझिए, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, निर्वाचन, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो मेन चीजें जरूरत होती है वो ध्यान से देखिएगा, वो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों के सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक छोटा सा अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहां पे निर्वाचित सदस्य नहीं कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा में जो 12 सदस्य प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने जो भेजा है वो भी वोट डालेंगे, ठीक है ना, और लोकसभा में जो 2 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट भेजा है यानी राष्ट्रपति जिसने भेजा है वो भी व्यक्ति इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे और चुनाव में वोट डालेंगे, ठीक। उपराष्ट्रपति के लिए 25 प्रस्तावक और 25 क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, ठीक। अप्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट जनता, हम आप वोट नहीं देंगे, हमने जिसको वोट दिया वो जीत के जाएगा, वो वोट देगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, अपने मेजा के क्षेत्र में अपना एग्जांपल लेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। बीजेपी और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी जिनकी टक्कर मानी जा रही है, ठीक है ना, तो बीजेपी के हैं नीरज त्रिपाठी जी और कांग्रेस के हैं कुंवर उज्जवल रमन सिंह, ठीक है ना, ठीक है ना, ये दोनों व्यक्ति हैं। अब इसमें से जो व्यक्ति जीता, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति जीता उसके पास ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा, ठीक। हम जिसको जिताएंगे वही वोट डालेगा। अगर हमने उज्जवल रमन को जिताया तो ये वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये जिसको वोट डालेंगे वो हम सभी का वोट माना जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये जीतते हैं तो ये जिसको वोट डालेंगे वो हम सभी का वोट माना जाएगा। यही चीज है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और इनका भी चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता था, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है ना। इसी पद्धति के द्वारा इसका भी चुनाव मतलब उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। मैंने क्या क्या बताया ध्यान से समझिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? 66। आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। मैंने क्या क्या बताया कि राज्यसभा के सदस्य, ठीक है ना, पूरे के पूरे सदस्य, लोकसभा के पूरे सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे, ठीक। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा इनको क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। इनके निर्वाचन की बात हुई। 67 कहता है इनके पदावधि, त्यागपत्र और इनको हटाने की प्रक्रिया। अब 3 बातें हैं, तीनों पे जरा गंभीरता से ध्यान देंगे, ठीक है ना। निर्वाचन मैंने बताया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगला जो आर्टिकल कहता है 67, ये 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, कब तक पद पे बना रहेगा, कैसे पद से हटाया जाएगा, ठीक है ना। एक बात और है, ये त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र। ये 3 बातों को समझना है, ठीक है ना। तो पहली चीज, उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा वो कितने वर्ष के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए बनेगा, ठीक है ना। योग्यताएं कहीं नहीं लिखा हूं क्या? ठीक, चले योग्यताएं इसी में मैं बता देता हूं। योग्यता, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए शर्तें क्या होती है, ठीक है ना। शर्त को समझ लीजिए, ठीक। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्त होती है या अर्हताएं इसको कहते हैं, पहली चीज थी कि आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो गई, 35 साल आप पूरे हो चुके हैं। अगर 35 से कम है तो आप इनका चुनाव नहीं लड़ सकते, पहली बात, ठीक। दूसरी चीज कि आप किसी भी लाभ के पद पे ना हो। किसके पद पे ना हो? लाभ के। लाभ का पद मतलब कोई गवर्नमेंट नौकरी ना करते हो, लेकिन आप मंत्री हैं, विधायक हैं,
और कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधायक का पद, सांसद का पद लाभ के पद पे नहीं आता, ये जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन करते अपनी सेवा है, ठीक है ना। नाम है कि जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, लेकिन अभी इनको 4 व्हीलर न दिया जाए तो ये बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो फटा फटा कुर्ता, आप आजकल के नेता जानबूझ के फटा पहनेंगे, हाथ डाल के निकाल देंगे, देखो फटा फटा पहना हो, ऐसा नहीं। उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो वो जानबूझ के फटा इसलिए पहनते थे कि आज भी उस समय गरीबी थी, मेरे देश में गरीब लोग फटे कुर्ते पहनते हैं तो मैं अच्छा कुर्ता कैसे पहन लूं, ये भावना रहा करती थी उस समय के नेताओं की, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की जब स्थापना करने लगे तो देश की मातृशक्तियों से निवेदन किए थे कि आपके पास जो भी पैसा या गहना हो हमें दे दीजिए, मैं सेना को सैलरी नहीं दे पा रहा हूं, देश को आजाद कराना है। इतने सोने मिल गए उनको, इतना सोना मिल गया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। 10-10, 12-12 साल तक फ्री में घर बैठा के वो सैलरी दे सकते हैं। इतनी आत्मीयता, इतनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति इन माताओं के अंदर भरी पड़ी थी, लेकिन उस समय देश आजाद हो गया, ठीक है ना। सोना सुभाष चंद्र बोस ने इकट्ठा किया, उधर देश आजाद हुआ। देश के आजाद होते ही सुभाष चंद्र बोस ने सबका एक एक सोना जो रजिस्टर में नोट किए थे जितना था, पूरा का पूरा गहना ले जाके वापस किए थे। आज के नेता होते तो रख लेते जेब में, वापस करने के लिए वो खाली नहीं है, ठीक है ना। तो आज के नेताओं पे मत जाइए, पहले के जो नेता थे वो राष्ट्रभक्त होते थे, लेकिन आज के नेता वो पार्टी भक्त होते हैं, अपने पार्टी को खुश किए रहे ताकि मंत्री बन जाए, बस यही उनका टारगेट रहता है। देश के बारे में कौन सोचने को खाली है। तो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, अर्थात वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, मंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, चलेगा, ठीक है ना, लेकिन लाभ के पद पे ना हो। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, ठीक। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताया था योग्यता, एक बात बताया था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोनों में छोटा सा फर्क है, इसको ध्यान रखिएगा। समय के अनुसार ये दिमाग से निकल जाती है बात, लेकिन निकलने मत देना। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसके अंदर, साथ में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल भारत का व्यक्ति होना चाहिए, विदेशी व्यक्ति इस चुनाव को नहीं लड़ सकता। क्या क्या बताया, 35 वर्ष की उम्र पूरी होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, भारत का नागरिक हो, अगला शब्द पागल या दिवालिया ना हो, और संवैधानिक पद में ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, ठीक है ना, तो इसलिए मैं लिखता नहीं। तो ये सारी योग्यता रहती है, तब आप उपराष्ट्रपति का क्या करेंगे, चुनाव। साथ में इसके अलावा 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक आपके साथ होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके पिताजी, आपके दादाजी 35 साल के ऊपर हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ने की क्षमता उनके अंदर है, भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे। राज्यसभा के 25 यानी 50 आदमी आके सपोर्ट करें कि मैं आपके साथ हूं, तभी वो पर्चा दाखिल कर पाएंगे, वरना नहीं। और जिस व्यक्ति के सोचो जिसके पास में 50 सांसद हो, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, तभी जो है ये चुनाव लड़ा जा सकता है। बहुत बड़ा आदमी मतलब पैसे में नहीं, पावर में, बुद्धि में, विवेक में और नीति नियंताओं के साथ उठने बैठने में, जिसकी इतनी पकड़ होगी। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आइए इन तीनों शब्दों को समझते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। कितने वर्ष के लिए? 5, और 2 बार या 3 बार, जितनी बार बनना हो उतनी बार बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अभी हमारे उपराष्ट्रपति आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वेंकैया नायडू के पहले एक थे हामिद अंसारी, ठीक है ना। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भारत के 10 वर्ष तक थे। जब तक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब तक हामिद अंसारी, ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, और ये 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पे सुशोभित हुए, संवैधानिक पद पे, और पूरे देश के दूसरे नागरिक के रूप में इन्होंने क्या किया, गरिमा प्राप्त किया।
लेकिन जैसे ही ये उपराष्ट्रपति पद को छोड़े, जैसे ही उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है तो एक उसका अंतिम भाषण होता है कि आपने अपने पूरे सर्विस में, पूरे वर्षों में आपने क्या अनुभव किया, अपने अनुभव को व्यक्त करिए और उसी अनुभव के आधार पे नया उपराष्ट्रपति क्या करेगा, देश का संचालन करेगा। तो एक दुर्भाग्य वाली बात थी कि 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहने वाला व्यक्ति जब अपना अनुभव बताता है तो वो ये बोलता है कि हिंदुस्तान वो धरती है जहां पे इस्लाम खतरे में है और मुसलमान यहां डरे डरे रहते हैं, बहुत डरे डरे रहते हैं। ठीक है ना। ये कब की बात है, जब पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह। आज कहते तो एक बार मान लेता चलो हिंदुत्व की लहर चल रही है, हो सकता है खूब डरे होंगे। उस समय ऐसा शब्द बोला गया, यूएनओ और पूरी दुनिया में भारत की गजब की बेइज्जती हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि भारत अपना झंडा ले लेके चिल्लाता है सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, यहाँ पे जितना हिंदुओं को अधिकार है उतना मुसलमानों को। बात सही है यार, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए, और कौन से मंदिर, जिस जगह पे वो पैदा हुए थे उनकी जन्मस्थली को प्राप्त करने के लिए हमने 575 वर्ष मुकदमा लड़ा है। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके वो मंदिर मिला है। इससे सभ्य देश क्या मिल सकता है। ठीक है ना। हमने राष्ट्रपति के पद पे इस्लाम धर्म के लोगों को बैठाया, उपराष्ट्रपति के पद पे बैठाया, सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पे बैठाया। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ना पहुंचे हों? हर जगह मैंने पहुंचाया। और वही व्यक्ति जब इस देश की बेइज्जती करता है तो तकलीफ होती है, अंतरात्मा में कष्ट पहुंचता है। उस समय भारत की बहुत बदनामी हुई कि भारत में आज भी कहने को लोकतंत्र है लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। ये तब की बात है जब कांग्रेस गवर्नमेंट उनको खूब छूट दिया करते थे। यही रीजन है, किसी को आप ज्यादा भाव दोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। इसलिए अगर कोई आपको भाव नहीं दे रहा है आप भी मत भाव दीजिए, चाहे जो हो, डीएम हो चाहे एसडीएम चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर आके बैठ गया, पूरी दुनिया कूद गई सेल्फी के लिए, तुम थूक के चले जाओ, मुंह पे मत थूकना, साइड में थूकना, नहीं तो एसपीजी कमांडो पीट पाट देगा। ठीक है ना। तो अपना वजूद खुद तैयार करिए, कहने का मतलब ये। अब हुआ क्या कि ये पद पे 5 वर्ष बने रह सकते हैं और एक व्यक्ति कई बार उपराष्ट्रपति पद पे बैठ सकता है, ये भी बात ध्यान रखिए। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होता है, महाभियोग, पहले त्याग पत्र पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जब चुना जाएगा, ठीक है ना, चुनने के बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई या राज्यसभा का सदन वो चलाने में असमर्थ हो गया, अब उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं उपराष्ट्रपति पद पे रहूं, तो वो क्या करेगा, त्याग पत्र देगा, अर्थात क्या देगा, इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। यह बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति जैसे ही जानेंगे तुरंत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया, पद 5 वर्ष तक, कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। अब हटाने का प्रोसेस, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति बन गया, बनने के बाद ऐसा काम करने लगा कि सब उससे नाराज, अब सब चाहते हैं ये अपने पद से हट जाए। ठीक, तो हटाने की प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, सबसे पहले ये केवल राज्यसभा से शुरू होगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप लोकसभा से भी शुरू कर सकते थे, उसके भी पटल पे आ सकता था बिल, और राज्यसभा के पटल पे, दोनों जगह बिल आ सकता था। ठीक है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के हटाने की वृद्धि हमेशा राज्यसभा से शुरू होगी, लोकसभा से कभी नहीं शुरू हो सकती। ये बात क्लियर हुआ। कहां से शुरू होगा, राज्यसभा से। और हटाने के 14 दिन पहले किसको सूचना दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि आपको आपके पद से हटाने की प्रक्रिया में लाने वाला हूं। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी को मैंने सूचना दे दिया। ठीक,
अब मैं जब भी पटल पे लाऊंगा सदन के, वो राज्यसभा होना चाहिए। अगर लोकसभा है तो कार्य शुरू ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। अगर वो गड़बड़ी करेगा तो राज्यसभा में करेगा, लोकसभा में नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो है ही नहीं। तुम भी कुछ गड़बड़ी करोगे तो अपने क्षेत्र, अपने अगल बगल, अपने परिवार में करोगे, डकैती यही करोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता तुम यहां से दौड़ के गए लंदन में चोरी करके चले आए हिंदुस्तान, ऐसा तो होगा नहीं। आसे पास आप अपराध करते हैं। तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी की है तो वो राज्यसभा में ही गड़बड़ी कर सकते हैं। इस नाते इनको हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू होगा, ठीक। और ये साधारण बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत, ठीक है ना। साधारण बहुमत क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। साधारण बहुमत के बारे में विशेष चीज आपको ध्यान से समझना है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 आदमी में से 2 आदमी कहें कि राष्ट्रपति ने यह गड़बड़ी की, कानून पे अपना हक जमाया और तानाशाही अपना रहे हैं, तब इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां साधारण बहुमत ये होता है 50% से एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा। मतलब अगर पूरा मान लीजिए राज्यसभा में 1 मिनट के लिए 100 लोग हैं तो उसका 50% क्या होगा? 50 एक ज्यादा यानी 51। अगर 51 लोग भी कह देंगे तो वो बिल पास माना जाएगा, ठीक है ना। क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज राष्ट्रपति का चुनाव हो तो 2/3 का मतलब ये हुआ, ध्यान से 3 से काट के 2 का उड़ा, ये लगभग 66 के ऊपर जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। 66.66 ऐसे बनेगा। यहां केवल 51 लोग चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए यदि 100 होंगे तो 66 से ज्यादा 67 लोगों की हामी भरने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों में अंतर समझ में आया। एक आधे से एक ज्यादा उपराष्ट्रपति पद में, और जबकि राष्ट्रपति पद में 2/3 का मतलब ये हुआ जितने लोग हैं उसका 3 भाग बांटो, 3 भाग कर दो। अगर 300 लोग हैं तो 100-100 का ग्रुप बनाओ 3, और 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप पूरा कहे कि इन्होंने गड़बड़ी किया, तब राष्ट्रपति हटेगा। जबकि उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में आधे से एक ज्यादा लोग कह दिए, इसी को साधारण बहुमत कहते हैं। यदि साधारण बहुमत से बिल पास होता है तो उपराष्ट्रपति अपना पद क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये बात क्लियर आई, ठीक है ना। अब ये राज्यसभा से जैसे ही पास होगा तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में भी पास, नहीं। यहां भी साधारण बहुमत, यहां भी साधारण बहुमत, और अगर दोनों जगह पास हो गया तब ये मान लिया जाएगा उपराष्ट्रपति को उसके पद से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। तो मैंने पद बताया 5 वर्ष, कोई व्यक्ति 2 बार बनाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना, 14 दिन पहले क्या करना? सूचना देना। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा कार्यवाही राज्यसभा से शुरू होगी, और साधारण बहुमत से अगर बिल पास हुआ लोग राज्यसभा फिर लोकसभा में, तब उनको उनके पद से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो कुल मिला के मैंने 67 अनुच्छेद तक बात कर लिया। एक बार फिर से ध्यान रखिए, 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 64 कहता है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का स्थान रिक्त है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और वेतन और भत्ते का भी हकदार होगा, ठीक है ना। आगे मैंने 66 में निर्वाचन की बात किया कि इसको चुना कौन कौन जाएगा, कौन कौन वोट डालेगा, और उसकी शर्तें क्या हैं। 35 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, राज्यसभा बनने की योग्य, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन पदावधि मैंने बताया 5 वर्ष के लिए। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। हटाने की प्रक्रिया मैंने बताया साधारण बहुमत, वो भी राज्यसभा से शुरू होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, दोनों सदन में पास, तो हटा दिया जाएगा। 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब आता है 69। आर्टिकल 69 क्या कहता है? शपथ की बात करता है। अब राष्ट्रपति को शपथ को, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर शपथ की चर्चा करते हैं तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ध्यान से समझिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा,
राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज दिलाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को शपथ कौन दिलाएगा बताओ? राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रपति को शपथ, शपथ मतलब पद धारण करने के बाद कसम खिलाना। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये मुझे वचन दो कि तुम अपने माँ बाप और गुरु को बेवकूफ बना के पढ़ाई नहीं करोगे, बल्कि अपने हृदय की अंतरात्मा से निकली आवाज की वजह से पढ़ोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी वक्त और कायनात बदल के भारत सरकार के किसी न किसी पोस्ट, पावर और पोजीशन पे सुशोभित ही नहीं होंगे, वरन समाज को एक नई दिशा और एक नया आयाम देंगे। ये मैं आपसे वचन लेता हूं। तो वैसे ही जैसे ही राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति पद धारण करेगा, तो उनको कसम खिलाई जाती है कि आज से आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप इस देश के पहले नागरिक हैं, आपको इस देश के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचना है, हर पार्टी आपकी पार्टी मानी जाएगी, आपका व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं होगा, और आप अपने संविधान के हर एक नियमों को संविधान के अनुसार ही पालन करेंगे, और संविधान पे कब्जा करने या पूरे देश में तानाशाही रवैया अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी कसम कौन खिलाता है? राष्ट्रपति को चीफ जज खिलाता है। और जब चीफ जज आएगा तो वो भी उसको कसम कौन खिलाएगा? राष्ट्रपति। तब वहां कसम क्या चलेगा कि किसी के पद, पावर, पोस्ट और प्रतिष्ठा को देख के आप कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि भारत के कानून में जो चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजें आप ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये सब कसम राष्ट्रपति उसको खिलाएंगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के शपथ की बात आएगी, उपराष्ट्रपति के शपथ की बात आएगी, तो कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति मौके पे नहीं है, विदेश यात्रा पे चला गया है, ठीक है ना, अमेरिका में गए हैं, भारत सरकार के कुछ समझौते को लेके वहां पे जरूरी काम था, राष्ट्रपति महोदय जी इस समय उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोलेगा कि आप इनको शपथ दिला दीजिए, वही व्यक्ति क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा जो भी, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी व्यक्ति चुना गया, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो जिसको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, अगर ऑप्शन में दे दिया राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं या विदेश यात्रा पे हैं, तब आपका जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण करेगा, ठीक है ना। ये बात हो गई शपथ की 69 में। अब आया 71, आर्टिकल 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या क्या याद करना है आपको? ये आर्टिकल 63 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 64 याद कर लेना, बहुत जरूरी है। 65 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 71 याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 76 याद कर लेना, ये है। बीच का छूटेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 71 कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कतें आई, कोई प्रॉब्लम आई चुनाव की गणना में, गिनती करने में, और कोई व्यक्ति गया कहां? कोर्ट। तो कोर्ट में जाएगा तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आया, विवाद मतलब वोट की गणना को लेके या कोई अदर विवाद, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस विवाद का निपटारा हमारे सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ये आर्टिकल 71 कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 76 महान्यायवादी। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ने के बाद तब हम अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ा दें। एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। महान्यायवादी, ठीक है ना, महान्यायवादी इसको कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है ना, ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, इंग्लिश में नाम है अटॉर्नी जनरल। इसलिए बोलता हूं क्योंकि कभी कभी पेपर में महान्यायवादी नहीं लिखेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा शब्द देगा, ठीक। तो इंग्लिश भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 कहता है। 76 क्या कहता है, जरा देख लीजिए महान्यायवादी होता क्या है।
महा मतलब महान, न्यायवादी मतलब जो न्याय महान न्याय करे वही महान न्यायवादी होता है। ठीक, दरअसल सरकार के खिलाफ कई केसेस होते रहते हैं। जैसे सरकार ने निर्णय किया कि हम एनआरसी द्वारा भारत में जो लोग हैं उनकी नागरिकता रहेगी, लेकिन जो बाहर से आके अवैध नागरिकता ले लिए हैं उनकी नागरिकता मैं खत्म करके उनको अपने देश से बाहर करूंगा। ठीक है ना, ये नियम बनाया गया। अब इस पे ओवैसी साहब कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। ओवैसी साहब गए कि ये भारत सरकार गलत कर रही है। तो अब सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए ऐसा नहीं है मोदी जी जाएंगे वहां कहेंगे बताइए जजो ये चीज सही है कि नहीं है, वहां ये चीज नहीं चलेगा। वहां केवल जज के सामने कौन बात करेगा? वकील बात करेगा। तो भारत सरकार अपना खुद का वकील रखता है। ठीक है ना, भारत सरकार का वकील कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ये भारत सरकार का वकील। अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी केस करेंगे तो महान्यायवादी जो हैं वो केंद्र सरकार के वकील हैं और वही जाके भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। ठीक है ना, कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए इसलिए सरकार ने ऐसा किया। तो महान्यायवादी का मतलब ये समझ लेना कि अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा हुआ तो उस मुकदमे का जो वकील होगा उसी वकील को क्या कहा जाएगा? महान्यायवादी। समझ में आया? अब महान्यायवादी के पास कुछ पावर होते हैं, उसको ध्यान रखिए। महान्यायवादी के पास जो सबसे बड़ी पावर है कि कानून के विषय में, अगर सरकार को भारत के कानून के विषय में कोई चीज जानकारी लेना है, ठीक, हो सकता है नरेंद्र मोदी या उनके मंत्रियों को कानून के बारे में जानकारी ना हो, अगर उस कानून के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करना हो तो कानून के बारे में जानने के लिए वो सलाह जो व्यक्ति देगा वो भारत सरकार का महान्यायवादी होगा। मतलब विधि के लिए, विधि मतलब कानून का पूरा सलाह भारत सरकार को जो देता है वो कौन देता है? महान्यायवादी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए, विधि भारत सरकार का विधि सलाहकार भी कहते हैं इसको। ठीक, भारत सरकार का विधि सलाहकार, विधि मतलब कानून, सलाहकार। ठीक है ना, भारत सरकार का विधि सलाहकार कौन होगा? ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। इसी के अंडर में एक व्यक्ति काम करता है, उसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना, इनके अंडर में काम करता है। मैंने दो बात बताया, महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होगा। ठीक है ना, वकील होने के अलावा ये भारत सरकार को विधि यानी कानून का सलाहकार होगा। कानून से जो चीजें चाहिए भारत सरकार इन्हीं महान्यायवादी से पूछेगा। ठीक, तीसरी बात, एक कैबिनेट मंत्री की जो पावर और जो सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें इनको दी जाएगी। किसको दी जाएगी? महान्यायवादी को। ठीक, जितना कैबिनेट मंत्री की पावर होती है, गाड़ी, सुविधा और सुरक्षा, वो सारी चीजें महान्यायवादी को मिलेगा। अभी महान्यायवादी यहां से निकलने लगे, आपको लगेगा कि जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री जा रहे हो, इतनी फोर्स उनके आगे पीछे रहती है। हल्के में मत लीजिएगा इस पद को। ठीक है ना, तो इनको क्या कहते हैं? एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ये दर्जा इसलिए दिया गया ताकि इनको सैलरी, इनका हो सके कितनी सैलरी देना है, क्या करना है, इनको सुरक्षा कितनी मिलेगी, इनको सुविधा क्या क्या मिलेगी। ठीक, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, इनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक, ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनको चुनता कौन है? राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति अगर मुझे कह दे कि आप भारत सरकार के महान्यायवादी बन जाइए तो मैं रातों रात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाऊंगा। ठीक, ये पावर होती है भारत के प्रथम नागरिक की। लेकिन ये पावर सीमित कब हो जाती है? राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बोल सकता है जिसको मोदी यानी केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट होगी, जो मंत्री परिषद होगी, वो जिसका नाम लेगी, जिसका सलाह करेगी, उसी को बोलेगा राष्ट्रपति। अपने मन से किसी को नहीं बोल सकते। ठीक, अगर मोदी मंत्रिमंडल किसी व्यक्ति को कह दिया कि आप इनको महान्यायवादी बनाइए तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाएगा, दूसरे को नहीं बना सकता। ठीक है ना, तो कहने का मतलब नाम तो है नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन दरअसल मेन जो पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है।
प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा उसी का नाम राष्ट्रपति ले सकता है, दूसरे का नाम नहीं ले सकता। ये बात ध्यान रखिए। अब ये चुना जाएगा तो सर कितने साल के लिए चुना जाएगा, कब तक ये रहेगा, तो इसका कोई महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक शब्द लिखा गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इस शब्द का मतलब समझिए कि राष्ट्रपति के नजर में जब तक ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तब तक बने रहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति के नजर में ऐसा हुआ कि ये मेरे हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, अपना मनमाना शुरू कर दिए हैं, उसी दिन राष्ट्रपति इनको इनके पद से क्या कर देगा, उतार देगा, यानी इनको पद से क्या करेगा, हटा देगा। लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं करते। फिर प्रधानमंत्री को लगा कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं महान्यायवादी, तुरंत राष्ट्रपति को बताएंगे कि इनको हटा के इनको महान्यायवादी बनाइए, ठीक। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, कौन बता सकता है? आर वेंकटरमन है क्या, एक बार चेक करें। चेंज हुए हैं क्या? के वेणुगोपाल इसके पहले थे क्या? चेक कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए महान्यायवादी, भारत सरकार के वर्तमान के महान्यायवादी कौन है, ठीक है ना। आप लोग कह रहे हैं के वेणुगोपाल, ठीक है ना। आर वेंकटरमन मेरे हिसाब से है। इसमें आर वेंकटरमन देखें, आगे पढ़ो। 30 जून 2017 को चुने गए, इनका कार्यकाल 3 साल होगा, 17 में 3 साल जोड़ो, 20 साल में इनका कार्यकाल खत्म, ठीक। तुम भी पढ़ो आगे। यही है, कभी कभी गूगल वगैरह पे ये चीजें गड़बड़ दे देती है। यही है आर वेंकटरमन, ठीक। इनकी नई नियुक्ति हुई है, क्योंकि वेणुगोपाल को तो वो चुने थे प्रणब मुखर्जी 2017 में, ये ध्यान रखिएगा। आर वेंकटरमन ये भारत सरकार के वर्तमान महान्यायवादी हैं। सर मेरे मन में लालसा हो रही है, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, मैं भारत का महान्यायवादी बन जाऊं, तो बताइए सर कैसे बनूंगा? महान्यायवादी बनने के लिए सबसे कठिन काम क्या है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? जो हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किया हो या हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या राष्ट्रपति के नजर में बहुत बड़ा ज्ञाता हो संविधान का, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, वरना नहीं। आज तक राष्ट्रपति के नजर में ऐसा ज्ञाता पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो तुम कहां से पैदा हो सकते हो? तो एक शर्त निकालो। पहली चीज, आप 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहे हो, ठीक, या 5 वर्ष आप किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हो। तीसरा चीज आपको बताया, राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता, क्या? विधि का ज्ञाता, यानी बहुत बड़े कानून के ज्ञाता हैं, ठीक। आज तक इससे किसी की नियुक्ति नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको तो हटा ही दो। अब बचाइए 10 साल हाई कोर्ट में वकील, आप वकील हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, मुख्य न्यायाधीश, उसकी नजर में आप अच्छे वकील हो, राष्ट्रपति के नजर में अच्छे वकील हो, तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोनों के नजर में, किसी एक के नजर में हुए तब भी नहीं बन पाएंगे। यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीट खाली रहती है। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने कहा इनको नियुक्त करो, तो राष्ट्रपति कहे मेरे नजर में ये नहीं है, तो उनको नियुक्ति नहीं हो पाती। तो दोनों के नजर में आना चाहिए। 5 वर्ष अगर आप जज हैं तो फिर चीफ जज ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके नजर में आप अच्छे जज हों और राष्ट्रपति के नजर में अच्छे जज हों, तब आप वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसी योग्यता आप धारण करते हैं तो आपको भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और महान्यायवादी आपको पता है कौन बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं, उन्हीं को ज्यादातर महान्यायवादी बनाया जाता है, रिटायर जजों को, ठीक है ना।
उनको क्या बना दिया जाता है, भारत का महान न्यायवादी। ये चीज अब इनके पास 2-3 पावर आ जाती है। जैसे महान न्यायवादी बनेंगे 2-3 पावर आएगी। क्या आएगी, ध्यान से देखिए। अभी मैंने बताया 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए भारत सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई भी क्या कर दिया, मुकदमा दायर किया, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश में दायर हुआ तो सुनवाई कहां होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायपालिका हाई कोर्ट होता है, राज्यों का हाई कोर्ट, पूरे केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश में कोई फाइल भारत सरकार के खिलाफ दर्ज की जाती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो दर्ज की जाएगी, ठीक। और जैसे ही ये आर वेंकट रमन को पता चला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई गया है, फाइल दर्ज किया है, आर वेंकट रमन अपने पूरे सिक्योरिटी के साथ पहुंचेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो भी जज होगा सारा काम छोड़ के पहले इनके मुकदमे की सुनवाई करेगा। मतलब आपको एक चीज पता चल गया कि आर वेंकट रमन यानी भारत के महान न्यायवादी को भारत संघ मतलब पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी अगर मुकदमा लगा तो सबसे पहले सुनवाई प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक। अगर कहीं भी लगाइए, कहीं भी जाएगा, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे केरल हाई कोर्ट, चाहे जहां जाए, अगर भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा है तो सबसे पहले सुनवाई किसकी होगी, महान्यायवादी की होगी। एक विशेष पावर, ये किसी भी हाई कोर्ट में मुकदमा लगा सकता है, ठीक है ना। लगा भी सकता है, लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ये चीजें। तो एक पावर की किसी भारत संघ के किसी भी हाई कोर्ट में ये जाएंगे तो इनकी सुनवाई पहले होगी। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा में वही व्यक्ति जाके बैठ सकता है जो चुनाव जीत के गया है। लोकसभा में वही बैठेगा जिसको आप जिताए हैं। हम आप लोकसभा में जाके नहीं बैठ सकते। कौन बैठेगा, जो सांसद बना वही बैठेगा। राज्यसभा में कौन बैठेगा, जो राज्यसभा का सदस्य है वही बैठेगा। उसके अलावा इतनी सिक्योरिटी लगी रहती है ना, कहते हैं संसद भवन, ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, किसी भी देश का लोकसभा या राज्यसभा यानी वहां की संसद उस देश का हृदय धड़कन, दिल, जिसको आप कहते हैं दिल दे दिया है, ठीक है ना। ये जो दिल होता है, किसी भी देश का जो दिल होता है वो 2 में होता है। दिल या तो दिल्ली में होगा यानी राजधानी को दिल कहते हैं, या तो उसके संसद को दिल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, लोकसभा या राज्यसभा में इसका मन किया। आज चलते हैं, देखते हैं लोग क्या बहस किए हैं, कौन सा कानून बनाए हैं। खाली बैठा था, कोई काम नहीं था, महान्यायवादी सोचते हैं चलिए आते हैं, हम देखते हैं लोकसभा में क्या हो रहा है। इसका अधिकार है महान्यायवादी का कि ये जाके सदन में बैठे, कार्यवाही को देखे, गड़बड़ लगे तो बोलने का भी अधिकार है, ठीक है ना। कोई समिति बनी काम करने के लिए तो उस समिति का सदस्य बनने तक का अधिकार है, लेकिन किसी बिल पे अगर वोट पड़ेगा तो वोट देने का अधिकार नहीं। ध्यान से देखिए, सदन में बैठने का अधिकार, बैठने, ठीक, बोलने और किसी भी समिति का सदस्य बनने का अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं, इसको मतलब भारत के महान न्यायवादी को। और इनके लिए अनुच्छेद 76 है, मतलब एक संवैधानिक पद है, इनकी नियुक्ति जरूर है। मैंने क्या बताया, लोकसभा या राज्यसभा में बैठने की इजाजत है, बोलने की इजाजत है, कोई समिति बनी तो समिति का सदस्य बनने की इजाजत है, लेकिन किसी बिल पे अगर वोटिंग पड़ रहा है तो वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको, महान न्यायवादी को। इतनी चीजें पूछेगा। और दूसरी चीज, सदन में बैठने, बोलने, समिति का सदस्य, ये तीनों अधिकार है, जबकि वोट देने का अधिकार नहीं। अगर इतनी बात आपको पता है तो आप उपराष्ट्रपति और महान न्यायवादी से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। अब हम कल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। आज की बात समझ में आई? 5 मिनट में रिवीजन कर लिया जाए क्या? ध्यान से देखिए, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये पद हमने अमेरिका से लिया। कहां से लिया? अमेरिका से। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का स्थान अगर रिक्त है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति पद को क्या करेगा? धारण करेगा। 66 इनके निर्वाचन की बात करता है। 67 पदावधि 5 साल तक होती है, ठीक है ना। पदावधि के बाद में त्याग पत्र,
किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया साधारण बहुमत 14 दिन पहले सूचना राज्यसभा से शुरू होगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कोई भी व्यक्ति। ठीक। 71 अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। 76 भारत के महान न्यायवादी की बात करता है। ठीक। महान न्यायवादी के बारे में बताया, भारत सरकार का वकील, भारत सरकार के कानून का सलाहकार या विधि का सलाहकार, या मैं लिखा हूं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इनका पद कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। वर्तमान में आर वेंकटरमन है। ठीक है ना। इनके पास एक विशेष शक्ति है कि भारत संघ के किसी भी क्षेत्र में सुनवाई पाने का अधिकार इन्हें मिला है। साथ ही लोकसभा या राज्यसभा में बैठने, बोलने, समिति का सदस्य बनने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। आज की क्लास मेरी जीएस की यही समाप्त होती है। अब रीजनिंग निकालिए। ठीक है ना।